एक नेता हालातों के आगे कभी नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तब भी धरती पर नहीं गिरता। गिरते हैं कई दरिया समुंदर में, पर खुद समुंदर किसी दरिया पे नहीं गिरता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, अमरनाथ वैष्णवी जी एक समुंदर रूपी नाम, जिनके गुणों के खजाने से हम आज भी प्रेरणा लेते हैं। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको याद हो गया होगा कि 24 अगस्त को अभिनव थिएटर के राइटर्स क्लब में 10:30 बजे आना है। लाला जी का, हमारे प्यारे नेता का जो है आशीर्वाद वो प्राप्त करना है, क्योंकि जो अमरनाथ वैष्णवी फाउंडेशन ट्रस्ट है उनकी तरफ से एक इवेंट उस दिन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि उस दिन हमारे प्यारे नेता का 98th बर्थ एनिवर्सरी है। और साथ में ही आपको अब ये भी याद हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, कि द राइट न्यूज़ की ये मुहिम है कि ये पूरा महीना हम हमारे प्यारे नेताजी को डेडिकेट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में, इसी सीरीज में हम आपको ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज से मिलाते हैं जो उनके साथ काम कर चुके हैं, उनके प्रिय हैं, उनके काफ़ी करीब रह चुके हैं। और इसी कड़ी में आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जिनसे आपको रूबरू करा रहे हैं, वो है A.K. रैना जी, जो कि रिटायर एज ए डायरेक्टर एजुकेशनिस्ट जम्मू रह चुके हैं और करंटली वो एसोसिएटेड है ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के साथ, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट है अमर बलिदान ट्रस्ट के, वो ट्रस्ट जिसको खुद अमरनाथ वैष्णवी जी ने, मल्ला साहब ने और जत्था साहब ने जो है वजूद में लाया था। और ये मानते हैं कि वो जो है उन्हीं की धरोहर है और मैं बस आगे उन्हें चला रहा हूँ। तो सबसे पहले तो रैना जी, आपका स्वागत है द राइट न्यूज़ में। नमस्कार सब दर्शकों का। साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ राइट न्यूज़ को कि मुझे मौका दिया यहाँ आने का। अमरनाथ वैष्णवी जी एक ऐसे गुणवानी व्यक्ति थे जिनकी जितनी भी हम बात करें तो कम है जी। ज़िंदगी ऐसी ही चली जाती है। तो अमरनाथ वैष्णवी कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी ठहरे नहीं। वो हमेशा चलते ही रहे और अंतिम समय तक इस हमारी कम्युनिटी को आगे लेने में उनका बहुत ही सहयोग रहा। और उसको यही मन में कामना होती थी कि कब मैं इस कम्युनिटी को हेल्प करके किसी तरीके से इनको आगे ले चलूँ। जी। शुरुआत से ही अगर हम देखें तो मैं, जैसे इन्होंने कहा, अमर बलिदान ट्रस्ट का, ये उनका ही ट्रस्ट था। उसी ट्रस्ट में आजकल मैं उसका इंचार्ज हूँ, एज प्रेसिडेंट काम करता हूँ। लेकिन जो लक्ष्य उन्होंने रखे थे उन्हीं चीज़ों को मैं आगे ले रहा हूँ, फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी। साथ में एक जोगेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के साथ भी वाबस्ता रहा हूँ, रैनावारी का। जी। मेरे को अमरनाथ वैष्णवी जी से मुलाकात हो गई पहले बचपन में, उनके सुना था उनके बारे में और उनको देखा मैंने। कभी कभी वो रैनावारी आते थे साइकिल पे, साफ उनके ऊपर साफा लगा होता था केसरी रंग का भी हमेशा। तो बट हम बचपन में देखे रहते थे, तो कहीं वो हमें दिखते थे, कहीं मंदिर में जाते थे तो वहाँ मिलते थे। उसके बाद एक्चुअली मेरा और उनका जो कांटेक्ट हुआ वो हुआ 1967 में। अच्छा। जब परमेश्वरी का कांड हुआ था, तो जिस वक्त हमारा समाज बहुत ही निराश हुआ था, तो उस निराशा को आगे लेने के लिए वैष्णवी साहब ने अनथक कोशिश की। वो शीतलनाथ में वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लीडर थे जो वहाँ पे जमा होते थे और वहाँ जलसा हुआ करता था, ताकि हम सरकार को सरकार के साथ को ये कहें कि उस लड़की को वापस करो। लेकिन बड़ी मेहनत करके उन्होंने सत्याग्रह किया और साथ में उन्होंने अपने साथ पंडित ये हमारे चत्ता साहब हुआ करते थे, गोपीनाथ मुज्जू साहब हुआ करते थे। इसी तरह से हमारे लेट हमारे PN भट्ट साहब, इनका बहुत लोगों का योगदान था उसमें। तो उस वक्त जो त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी से निकलने के लिए कितने हजारों लोग जमा होते थे, हजारों कश्मीरी पंडित
जुलूसों में पार्टिसिपेट करते थे और आगे अपनी डिमांड को रखते थे। और वशनी साहब सत्याग्रह मूवमेंट में सबसे आगे हुआ करते थे। तो उस वक्त भी उन्होंने एक डेलीगेशन दिल्ली लेके गए थे और दिल्ली में लेके वहाँ पे भी बड़ी अपनी आवाज़ बुलंद कर दी ताकि ये मसला हल हो जाए। बट बाद में मसला तो ऐसे ही उलझ गया। तो चौहान साहब आए, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ, लेकिन कोई ख़ास उसकी उपलब्धि नहीं रही। तो लेकिन ये एजिटेशन अभी भी, उस वक्त मुझे याद आता है कि हम कैसे जुड़े रहते थे। मैं तो कॉलेज में पढ़ता, जस्ट स्टार्ट किया था मैंने 11th क्लास एसपी कॉलेज में। मैं जाता था उनको वहीं शीतलनाथ में, सब लोग मिलते थे, मैं ही नहीं सब लोग मिलते थे वहाँ पे, सब लोग आते थे और उनका नारा था उस टाइम जयकारा हर हर महादेव, और इसी नारे के पीछे सब जुट जाते थे। और इसी दौरान ये नारा भी वजूद में आया था। नारा भी उसी वक्त ये वजूद में आया। और उसके साथ जब भी हम जलसा निकालते थे तो लगता ही नहीं था कि हम अलग अलग बटे हुए हैं। हम एक ही आवाज़ में हमारा एक ही नारा होता था। वो तो वशनी साहब लीड करते थे और उस नारे को आगे चला के इस पे बात होती थी। उसके बाद 1967 के बाद हमारे वशनी साहब तो पहले लेह में भी, यहाँ हंदवारा में थे उस वक्त। फिर बाद में वो एजुकेशन में काम करते थे, तो 69 में उसको फिर ट्रांसफ़र कर गया लेह में जी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वशनी साहब का योगदान हर जगह रहा है। तो 69 में जब वो ट्रांसफ़र किया गया, इसी बहाने पे कि उन्होंने ये एजिटेशन चलाई, तो वो चले गए लेह। लेह में भी उन्होंने उनकी जो त्रासदी थी वहाँ के लेह के लोगों की, वहाँ पे भी एक डिवाइड था। उस डिवाइड को एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक एजिटेशन शुरू कर दी। और वहाँ आज भी उसको वो याद करते हैं वशनी साहब को। वशनी साहब ने वहाँ उनको उजागर कर दिया। और अभी भी वो समझते हैं कि वशनी साहब एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमें जगाया और अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए तैयार किया। तो मैं कहता हूं कि उसकी शख्सियत क्या थी, उसकी अट्रैक्शन क्या थी, उसकी जो अपनी बात कहने की और अपने लोगों को मिशन में चलाने के लिए, उसको फॉलो करवाने के लिए। नहीं तो हम कहीं लद्दाख के लोग और वशनी साहब कितना गैप है। तो उसमें भी वो कामयाब रहे उस एजिटेशन को आगे लेने के लिए। तो उसके बाद उनको वापस लाया गया श्रीनगर। तो इन्हीं बातों को देखकर जब आगे हमारी कभी कभी कुछ बातें होती थी हमारे समाज में, तो वशनी साहब सबसे पहले होते थे जी। 86 के राइट्स में भी, जब अनंतनाग में वो राइट्स हुए थे, स्वर्गीय प्रेमनाथ भट्ट जी, अमरनाथ वशनी जी, हीरालाल चत्ता जी, हरजीलाल जट जी और मल्ला साहब, ये मिल के उस समाधान को सुधारने के लिए बड़ा काम किया उन्होंने। उनके रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स जो हुई थी वहाँ पे, और साथ में वो चले गए दिल्ली अपनी बात को कहने के लिए दिल्ली दरबार में। तो वैष्णवी जी का इतना प्रभाव था कि वहाँ पे जाके उनकी बात हर पॉलिटिशियन, चाहे किसी पार्टी के साथ था, कांग्रेस था, बीजेपी था, जो भी पार्टी होती थी, वैष्णवी साहब की बात हर बंदा समझता था और उसकी बात पे विचार किया जाता था। आपको क्या लगता है कि ये हर कोई उनकी बात क्यों मानता था? ऐसी क्या क्वालिटी थी उनमें? मुझे लगता है कि उसको हमेशा मिशन था, सच्चा मिशन था उसको, और सच्चाई में वो चाहता था कि मैं अपनी इस कौम को आगे कैसे बढ़ा दूं। और इसमें उसको दो राय नहीं थे कि भाई वो मेरा है वो पराया है, सबकी एक ही नज़र थी उस पर। तो उसी वजह से शायद वो कामयाब थे। और हमेशा उनका मन था कि मैं अपनी इस कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को आगे कैसे ले जाऊं, इसी पे उसका सोच था। चाहे भूखा रहे, चाहे नंगे पैर चले, लेकिन वो कभी थकता नहीं था, कभी रुकता नहीं था, वो आगे ही चलता जाता था। और कभी कभी कभार अगर कोई पीछे बात भी करता था, वो परवाह नहीं करता था, वो हमेशा आगे चलने की बात ही करता था कि मैं कैसे इस कौम को आगे ले लूं। और इनकी उसको पता नहीं, उसके दिमाग में दर्द जैसी थी
जो उस दर्द की वजह से ही वो उस काम को निभाने के लिए काम करता था। ये 86 की बात के बाद तो उस वक्त जब ये त्रासदी हुई तो फिर बाद में जब सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई तो उसमें कुछ समाधान निकल गया, तो रिकंस्ट्रक्शन कुछ टेम्पल्स की हो गई, तो रास्ता कुछ सुलझा हुआ निकला उस टाइम। तो उसकी वजह से, अदरवाइज मुझे लगता है कि उस टाइम माइग्रेशन हुई होती उसी टाइम, लेकिन उस टाइम हम वहीं रहे। तो ये इन्हीं लीडरों की देन है कि उन्होंने कैसे रोक दिया। लेकिन 89-90 में जब दूसरी त्रासदी आ गई, इस सैलाब को वो रुका नहीं पाए, क्योंकि इस सैलाब में सबसे पहले बंदूक आया। बंदूक की नोक पे जैसे हमारे जितने भी कुछ अच्छे लीडर थे, जैसे टेकलाल टेपलू जी, पहले तो उनको, या सर्वानंद प्रेमी जी, प्रेमनाथ भट्ट जी, एक चुन के A.K. रैना जी, इसी तरह से हमारे वो जज साहब, जब ये हर दिन एक त्रासदी आती रहती थी तो कुदरती बात थी कि हमें लगता नहीं था कि कैसे हमारे पास ना हथियार था ना कुछ था, हम बिखरे हुए थे सारी जगह, 2-2 घर 3-3 घर थे, तो हर बंदे को डर लगा मैं कैसे यहाँ रहूँ। तो वैष्णवी जी अपने आप, वैष्णवी जी, चत्ता साहब, मल्ला साहब और यहाँ पे ये थे एमा साहब, मिल के चले गए दिल्ली, और दिल्ली में उन्होंने गुहार लगाई कि भाई कश्मीर खराब हो रहा है, इसके लिए कोई समाधान ढूंढो। वो वहाँ पे सब लीडरों से मिले, वाजपेयी जी थे, आडवाणी जी थे, VP सिंह जी थे, सारे जितने भी लीडर थे, इनकी मान्यता इतनी थी, हर जगह इसको कभी इनको इजाज़त नहीं मांगनी पड़ती थी। इनको वो जब भी वो स्लिप बेचते थे वो उनको अंदर मिलने के लिए उनको टाइम मिलता ही मिलता था, और सब कहते थे कि वैष्णवी जी आए हैं कश्मीर से। तो ये शेर था, शेर कश्मीर का, लेकिन इसकी शेर की आवाज़ वो ज़्यादा समझते थे, कश्मीरी पंडित थोड़ा सा कम ही समझते थे। लेकिन समय बदलता गया, उन्होंने आए यहाँ पे, तो 90 में उन्होंने, जनवरी 90 में यहाँ सहायता समिति शुरू कर दी। सहायता समिति का काम था कि जो लोग हमारे कश्मीरी पंडित श्रीनगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आते थे, उनको कोई न जगह थी, न रहने का इंतज़ाम था, न कुछ था, खाली आते थे। कुछ लोग थोड़ा बहुत सामान लाते थे तो वो इस गीता भवन के प्रांगण में ही खड़े रहते थे। उनके लिए खाने का इंतज़ाम 2-3 दिन, रहने का इंतज़ाम 2-3 दिन, जब तक उनको टेंट इंतज़ाम। तो इसमें उनको सहयोग मिला उस वक़्त के डिविजनल कमिश्नर साहब से, बकाया साहब, जिन्होंने अनथक कोशिश की कि कश्मीरी पंडितों की त्रासदी में मैं जितना सहयोग कर सकूं, ध्यान, तो वो मैं उनको मदद करूं। दिन को ये टेंट बांटते थे, शाम को ये जाते थे उनको देखने के लिए, क्या वो बैठे, क्या उनकी कोई जरूरत तो नहीं है। तो इसमें भी 3-4 महीने समझो, अप टू मई 90 तक लग गया, जून यहाँ से गर्मी, तपती गर्मी, फिर बाद में बरसात, उस बरसात में सांप, तो लोग कितने थके, कितना वहाँ अपनी आयश आयाश में रहते थे, उस मौसम में रहते थे, और यहाँ आके उनको क्या क्या त्रासदी झेलनी पड़ी। ये दृश्य अमरनाथ जी को बर्दाश्त नहीं होता था। हर टाइम सुबह शाम चला जाता था उसको देखने के लिए, चाहे खाना मिले चाहे पैदल चले। मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरा बेटा एक दिन मेरी गाड़ी में बैठा था, तो मैंने कहा ये हमारे लीडर हैं वैष्णवी साहब। कहने लगा अगर ये वैष्णवी साहब हमारे लीडर हैं तो ये गाड़ी के बिना क्यों है। तो ये बच्चे को भी पता लगता था कि ये ऐसा लीडर है जिसको कुछ है ही नहीं, सब दिन सेल्फलेस काम करता रहा। तो ये जो समय था बहुत मुश्किल समय था। उसके बाद उसने सबसे बड़ी उसको जो लगी कि हम आगे क्या करेंगे, तो उनको लगा ना ज़मीन रहा, ना जागात रही, न बिजनेस रहा, न कुछ रहा। हार्डली एक तो एम्प्लॉइज़ को थोड़ा बहुत तनख्वाह, और कुछ लोगों को, कुछ माइग्रेंट्स को उन्होंने कुछ राशन और रिलीफ का सोर्स बना दिया। बट सबसे पहले उनको चैलेंज लगा एजुकेशन जी। बच्चों की एजुकेशन 90 में जब बच्चे आए तो यहाँ लगा कि न स्कूल
इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू में नहीं था। जम्मू में हम एक ही समय सारे लोग आ गए तो बच्चों की तादाद बढ़ गई, तो विद द रिजल्ट न यहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो इसलिए न इसी तरह से बड़े बच्चों के लिए कॉलेज नहीं, छोटे बच्चों के लिए स्कूल नहीं। तो वशनी साहब ने इस पे बात की, इस पे कमेटी बनाई, जिसका एजुकेशन की तरफ से हमारे प्रोफेसर जित्शी, BL जित्शी बहुत ही काबिल तरीन और उन्होंने बहुत मेहनत की इस दौरान इस काम को आगे लेने के लिए। और हमारे स्कूल डिपार्टमेंट में हमारे BL कोल साहब थे, मैं था, बहुत सारे लोग थे। हम मिलके इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने एक मीटिंग, उन्होंने पहले एक कमेटी बनाई, फिर उसके बाद मीटिंगें हुई, फिर उसके बाद गवर्नमेंट से बातचीत हो गई, तो उन्होंने हमें टेंट्स दे दिए, स्कूलों के लिए टेंट दे दिए, कॉलेजेस को इवनिंग क्लासेस में एडजस्ट कर दिया। अब स्टाफ ढूंढना था, स्टाफ वही था जो वहाँ से आया था, उनको एडजस्ट कर दिया। डिफरेंट स्कूल्स बने, यहाँ भी 5-6 स्कूल बने, एक पुरखू में बना, एक बख्शीनगर में बना, एक पलोड़ा टॉप में बना, एक उधमपुर में बना, एक यहाँ हरि सिंह हाई स्कूल में बना, तो सतवारी में और सतवारी और शास्त्री नगर में। तो ये 5-7, लेकिन इसमें क्या हुआ कि 30-30, 40-40 टेंट दिए गए। बरमार स्टूडेंट्स की थी, 2000-3000 के करीब बच्चे एक एक स्कूल में एडमिट हो गए। तो फिर उसके बाद उनको टेंट में बिठा के, बारिश आती थी तो टेंट भीग जाता था, सुबह उठ के फिर उसको खड़ा करना होता था, फिर ही लड़के बैठ सकते थे, बच्चे पढ़ सकते थे। तो बड़ी त्रासदी में उन बच्चों ने, जो पहले 90 से 95 तक इतनी हालत बुरी थी कि कैसे उन्होंने पढ़ा, लेकिन भगवान का शुक्र है वो बच्चे कहीं से कहीं पहुंच गए। आज आप कुछ डॉक्टर्स देखोगे, कुछ वाइस चांसलर्स देखोगे, वो वही बच्चे हैं जिन्होंने उस त्रासदी में पढ़ा। ये नहीं देखा कि, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई आता था बाहर से तो वो टेंट में चला जाता था, तो उस टेंट में वो देखता था एक तरफ माँ खाना बताती थी, दूसरी तरफ एक कोने में किताबें, थोड़ी सी चौकी, उस पर बच्चा पढ़ता था और उनके पेरेंट्स उनको साथ साथ में रहते थे। लेकिन जब बारिश आती थी तो वो सारा भीग जाता था, वो भीगने से उनकी भी हालत बहुत बुरी होती थी। लेकिन इस काम को आगे लेने में कभी हमारे वैष्णवी साहब पीछे नहीं रहे, वो साथ साथ रहे। बटलबारी में गए, वहाँ भी स्कूल करवाया, हर जगह पे उनका यही था कि हमें किसी तरीके से बच्चे पढ़े ताकि इनका भविष्य आगे अच्छा बने। उसका रीज़न था, वैष्णवी साहब पहले बेसिकली टीचर थे और वो भी फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे। उनको बच्चों के साथ इतना प्यार था और इतनी लगन थी कि वो कहते थे हमें सब कुछ खत्म हो गया लेकिन एजुकेशन हमारी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो उसी वजह से शायद वही एक तरीका रहा कि हमारे बच्चे आज फले फूले हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो आगे बढ़ेंगे। हाँ, फिर स्टैंड हो गए उनकी वजह से। अब बात आ गई डिग्री के क्लासेस की, तो प्रोफेसर जित्शी साहब आगे बढ़ गए, तो उनका कभी एग्जाम नहीं होता था, कभी डिले होता था। हमारा तो स्कूल एजुकेशन का तो ऐसा था कि स्कूल एजुकेशन का बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ तो बोर्ड का एग्जाम तो होता रहता था, लेकिन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कश्मीर यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर ली थी। वो उन बच्चों ने बहुत सफ़र किया, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो भी उसको भी समाधान ढूंढा। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जित्शी साहब का रहा और वैष्णवी साहब का तो है ही है, तो ही है। तो ये मैं कहता हूँ कि त्रासदी में कैसे निकलता है आदमी, और उस वक्त की जो स्ट्रगल होती है वो कैसी स्ट्रगल रहती है, उस स्ट्रगल को कैसे आगे लेना होता है। तो उसमें हमारे बुद्धिजीवी जो भी थे, एजुकेशनिस्ट थे, बाकी फील्ड्स के थे, सबों ने एक माइंड से, एक लगन से उस काम को आगे लिया। इसी तरह से एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम आ गई, एम्प्लॉयज़ का तनख्वाह बंद हो गया, तो उसमें एक एम्प्लॉयज़ कमेटी बन गई। काश्तकारी साहब थे, जित्शी साहब थे, हम थे, सारे मिलके और वैष्णवी साहब के सरपरस्ती में हम आगे बढ़ते गए। एक जलसा जुलूस हो गया, तो बाद में सैलरी रिलीज हो गई। ये एक वैष्णवी साहब की एक ज़ाती प्रेजेंस थी जिसकी वजह से हमें हर फील्ड में कुछ न कुछ कामयाबी मिली। सख्ती तो हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लमें आ गई, लेकिन वैष्णवी साहब का योगदान कभी हम भूल नहीं सकते। ये रहा यहाँ तक। फिर उसके बाद टेक्निकल कॉलेजेस में अब उन्होंने कहा कि भाई आगे तो बढ़ेंगे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके लिए भी उन्होंने
एक जत्था तैयार किया जिसमें हीरालाल भट्ट साहब, वैष्णवी साहब, हरिचत्ता साहब, तो वो चले गए दिल्ली से वो बम्बई गए। बम्बई में वो उनके उस वक्त की जो भी हुक्म वहाँ पे स्टेट के मिनिस्टर्स थे या बाला साहब थे, सबों से मिले जिसका से मिलना था। तो वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम हमारा मुंडे साहब थे, उस वक्त के डिप्टी सीएम थे परहैप्स, तो उसने उनको एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया डिफाइन करवाया और वहाँ से फिर हमारा इन बच्चों का एडमिशन, महाराष्ट्र था पहला स्टेट था जिसमें जहाँ माइग्रेंट कोटा मिला और वहाँ पे हमारे बच्चों ने, और उस वक्त ग्लोबलाइजेशन का टाइम था, लिबरलाइजेशन का टाइम था, हमारे बच्चे तैयार हो गए, उनको अवसर मिले कंपनियों में काम करने के। हाँ, एक बात हो गई, वो है स्कैटरिंग इफेक्ट, हमारी फैमिलीज टूट गई, बहुत दूर दूर गए बच्चे। लेकिन एक पहले तो इकोनॉमिक्स होती है, पैसा कैसे, अब इनकी रोजी रोटी का मसला था, तो हमें रोजी रोटी के मसले में सबसे ज़्यादा योगदान जो है उसमें भी वैष्णवी साहब पीछे नहीं रहे, पीछे बिल्कुल आगे रहते गए। तो वहाँ से जब हम उन बच्चों का ये समाधान हुआ तो ये चलता रहा। उसके बाद काव साहब ने उसको ऐड कर दिया। काव साहब हमारे सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थे, उनका भी बहुत योगदान है इस कम्युनिटी का। उन्होंने रिजर्वेशन अक्रॉस द बोर्ड इन इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें रखी है और आज के डेट तक चल रही है। ये सारा जो हुआ वैष्णवी साहब की वजह से ही पहले हुआ। तो मैं कहता हूँ कि हमारे जो ये पुराने बुज़ुर्ग थे, मार्गदर्शक थे, उनका काम जैसे हमारे काव साहब का या वैष्णवी साहब का, चत्ता साहब, सब जितने भी, अहमा साहब का, जित्तू साहब का, मैं कहता हूँ कि सबों ने मिल के एक ही आवाज़ होती थी कि हम कैसे इस कौम को आगे ले लें। वो आवाज़ टूटती नहीं थी। तो उसका ये रहा कि उसका फलस्वरूप ये रहा कि आज हमारे बच्चे कहीं कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, नेशनली एंड इंटरनेशनली आज उनकी प्रेजेंस है और उन्होंने अपना काम अच्छे ढंग से कर लिया है और अपनी जो एजुकेशन हमारी मेन थ्रस्ट था, चाहे हम वैली में थे, चाहे हम बाहर आ गए, लेकिन अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ते गए। रैना साहब, बात करें ये जो ट्रस्ट है, अमर बलिदान ट्रस्ट, जो खुद वैष्णवी जी ने और भी मल्ला साहब थे, जत्था साहब थे, उन्होंने वजूद में लाया, ये कब वजूद में आया, कैसे आया और इस ट्रस्ट में क्या क्या काम अब भी हो रहे हैं? ये ट्रस्ट 1997 में शुरू हुआ था। इस ट्रस्ट का मैं जब ये ट्रस्ट बना तो वैष्णवी साहब और चत्ता साहब ने, हीरालाल चत्ता जी ने और मल्ला साहब ने, ये इन्होंने बनाया जब हमारा ऐसा था कि उनको लगा कि कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पढ़ाई के लिए पूरी नहीं कर पाते थे, तो उनको लगा कि शायद हम कुछ न कुछ ट्रस्ट ऐसा बनाएं जिसमें हम गरीब बच्चों को मदद करें जी एजुकेशन में। और दूसरा उन्होंने सोचा कि हमारे जो कल्चर है, हमारा जो धर्म है, उसको भी आगे कैसे बढ़ा दे। उसमें उन्होंने कहा कि सामूहिक यज्ञ पवित्र करना या किसी गरीब बच्ची है उसको हेल्प करना, तो ये इसके, और कभी कभार वो मेडिकल कैंप, तब तक KMECT नहीं था, अब तो KMECT आ गया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पहले नहीं था, उनको मेडिकल कैंप लगाना, ऐसी बातें जो होती थी, तो उसके लिए ही ये ट्रस्ट बना हुआ है। इस ट्रस्ट के उस वक्त जो ट्रस्टीज थे उसमें हमारे वैष्णवी जी, चत्ता साहब, मल्ला साहब, मैं, RK रैना साहब, सुभाष चत्ता जी, तो एक उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट के लिए उन्होंने काम कर दिया और उसके ट्रस्ट के लक्ष्य यही थे कि हम कैसे इसको, जिसमें हमारे बाद में जुड़े हैं शिवन जी है, मनमोहन जी शुरुआत से ही थे, रामकृष्ण जी शुरुआत से ही थे, तो ये एक सिलसिला चलता रहा। ये धरोहर उनकी है, तो उन्होंने ही सारी रजिस्ट्रेशन सब कुछ जगह पर अब ये उन्होंने ही तैयार की थी। शायद उनका विजन था कि आगे इसको
बढ़ाने के लिए हमें चलाना है, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को कैसे हेल्प करें। तो उसी के लिए उन्होंने ये कंप्यूटर सेंटर भी किया था स्टार्ट, तो लेकिन अब फिर बाद में स्कूलों में रहा कंप्यूटर। तो ऐसा था कि एक मन में उनका विचार था कि जो काम हमें लगता है कि हम अपनी सहयोग से भी कर सकते हैं, अपने लोगों के कंट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं, तो वो काम क्यों न हम सहायता समिति को अलग छोड़ के, उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया था इसी पर्पज के लिए जी। तो अभी भी आजकल भी हम इस ट्रस्ट से काम चल रहा है, लेकिन जो काम उन्होंने किया है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वही ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं, उन्हीं को आगे, जैसे हमारा सामूहिक यज्ञोपवीत है, कभी किसी बच्ची को हेल्प करना है, या कोई फैमिली है, जैसे अभी पिछले सालों में ये त्रासदी हुई कोविड की, तो कम से कम 20 फैमिलियों को हमने फाइनेंशियल एड दे दिया उस टाइम। बाकी ये पता नहीं है, हम सोशल मीडिया पे नहीं आते हैं, हमने ये सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि ये धरोहर उस अमरनाथ वैष्णवी जी की है जिन्होंने अपना जीवन निछावर किया है इस कम्युनिटी के लिए। तो इसलिए हम ये कभी आप नहीं देखेंगे कि कहीं आप सोशल मीडिया पे आए हैं या उस पर्पज के लिए करवा रहे हैं। हमने बिल्कुल आइडेंटिफाई करवाए लड़के जिनकी ज़रूरत थी, या कोई बीमार था उस वक्त, उसको ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक्त था ही नहीं, तो उनको हेल्प किया। एक तो अमर बलिदान ट्रस्ट ने हेल्प किया, दूसरा उसके साथ साथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने भी कई लोगों को 3 महीने 4 महीने 5 महीने कुछ न कुछ वो उनको भेजते थे। वो भी इन देयर अकाउंट्स पैसा चाहता था, ताकि वो अपना गुजारा कर सकते थे, क्योंकि कई लोग ऐसे थे इस त्रासदी में, ये भी एक और त्रासदी आ गई जिनको ज़रूरत था उस टाइम। तो ये मैं कोविड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कोविड के बाद भी बाकी हम स्कूलों में जाते हैं, हर बार कुछ न कुछ स्टेशनरी बच्चों को, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको देते रहते हैं। ये एक लक्ष्य था उनका, उसी लक्ष्य को हम आगे चलाते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र रावल एक NGO चला रहे हैं व्यथ के नाम से जी। उनको यही प्रेरणा है कि वो बड़े फॉन्ड है वैष्णवी साहब के। वैष्णवी साहब पे ही उन्होंने जो एक फिल्म भी बनाई है, और साथ में हर साल व्यथ और अमर बलिदान ट्रस्ट एक कार्यक्रम करता है उसकी डेथ एनिवर्सरी पे। ये हर साल जब उनकी डेथ एनिवर्सरी आती है, उस डेट को एक प्रोग्राम होता है जिसमें बड़े लोग शिरकत करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमरनाथ वैष्णवी जी को कौन नहीं याद करता है, हर बंदा उसको याद करता है जी। धन्यवाद। बस मैं थोड़ा सा और भी ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपके पास समय है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें जो है, जो हमारे कम्युनिटी को उस महान भाव ने अपनी तरफ से हर वक्त आगे रखकर अपने काम को आगे ले लिया। ये जो आस्क भवन बनाया, ये वैष्णवी जी ने बनाया है। अच्छा। इसका श्रेय भी उसी को जाता है। तो ये देखो क्या था उसका विजन, उस विजन को तो हमें एक बदकिस्मती रही। वैष्णवी जी अंतर्ध्यान हुए कुछ ही समय, 1 साल के बाद ही हमारे हीरालाल चद्दा, जो बड़े डैशिंग लीडर थे हमारी कम्युनिटी के, वो भी गुजर गए। तो उससे हमारी को एक वैक्यूम जैसा इमीडिएट रहा नहीं, तो उस वैक्यूम को अभी भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं, और शायद कोई भर भी नहीं पाएगा आजकल। हाँ, शायद नहीं, कोशिश तो करनी है, कोई ना कोई आ जाएगा आगे, भगवान ने तो रखा है कोई साधन आ जाए। आजकल मल्ला साहब भी उनके ही साथी रहे हैं, शायद कुछ न कुछ उनके अनुभव से हम भी कुछ सीखें और आगे उसको बढ़ा दें। तो मैं यही कहूँगा, यही कामना करूँगा कि उनको शत नमन हो मेरा। वो सही बंदे थे, सही रास्ते पे चलते थे, तो वही सही रास्ता हमें भी दिखाए, ताकि हम भी थोड़ा सा इस समंदर में एक पानी का कतरा बने, बूंद बने, और उस बूंद को पूरा करें। धन्यवाद। राणा साहब, शुक्रिया अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए, और हमारे प्यारे नेता के बारे में और हमें बताने के लिए कि वो कैसे थे। सच तो बताऊं, मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा है। मुझे एक एपिसोड मुझे याद आ गया। मैं भी हमारी ट्रांसफ़र 1992 में एक ग्रुप में हो गई थी। जब हम यहाँ आए थे तो हम कैंपू में एडजस्ट थे, तो हमारे ग्रुप में
कुछ लेक्चरर थे, प्रिंसिपल थे, उनको दूर दराज इलाकों में भेजा था जी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस वक्त हम टेंटू में रहते थे, सारे ऐसे ही बिखरे हुए थे। तो हमने गुहार लगाई सरकार से, 92-93 की बात है। तो सरकार ने यहाँ माना नहीं। फिर हमारे साथ वैष्णवी जी आए। वैष्णवी जी ने कहा हम लक्ष्य ले के जाएंगे और ज़रूर इसका समाधान ढूंढ के आ जाएंगे। तो उन्होंने हमें जाते ही दिल्ली गए। दिल्ली में कैबिनेट सेक्रेटरी तिक्कू साहब थे, तो उनसे मिलवाया। जब वो उनके घर पहुँचे तो डैडी उनके यहाँ पहुँचे तो ये तिक्कू साहब अंदर से निकले और नमन किया इस वैष्णवी साहब को। तो हमें लगा वैष्णवी साहब इतने आगे हैं, हम तो कहीं नहीं हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक के आदमी इसको नमन करते हैं। तो ये एक शख्सियत थी। फिर उसके बाद उन्होंने HKL भगत साहब पे हमें ले लिया। HKL भगत साहब ने कहा वैष्णवी जी आए हैं तो आप बताओ मुझे क्या लिखना है जी। तो उन्होंने चिट्ठी दे दी। वो चिट्ठी फिर हमें पहले एक उनसे चिट्ठी ले ली, फिर केदारनाथ साहनी जी के पास चले गए। केदारनाथ साहनी जी इतने आ गए बाहर, तो उन्होंने कहा वैष्णवी साहब आप कैसे आए हो, आज कोई और समस्या है आपकी? समस्याएं बहुत हैं, आपको समाधान ढूंढना है, वैष्णवी साहब ही इन चीज़ों की समाधान ढूंढ सकते हैं। तो उन्होंने हमें प्राइम मिनिस्टर तब नरसिम्हा राव जी थे, उनके नाम एक चिट्ठी दे दी और हमें वहाँ इंटरव्यू मिला। और जब हम वहाँ चले गए उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ले ली। उन्होंने कहा आप राजेश पायलट से मिलो। वो थे राजेश पायलट जी, थे हमारे ये कश्मीर अफेयर्स मिनिस्टर। तो वो आ गए तो उन्होंने कहा कि आप संचार भवन मुझे में मिलना। तो वैष्णवी साहब हमारे साथ थे। हमने कहा अब हम ऑटो करेंगे। उसने कहा ऑटो किस लिए, पैसा हमारे पास इतना है, हम बस में जाएंगे। तो हमने कहा भूख लग गई, कहा जूस का गिलास पियेंगे। ये वैष्णवी साहब की हैसियत थी। मैं कहूँ कहाँ हम और कहाँ सिंपल। और चलो दिस वाज जस्ट गिव योर थैंक यू शुक्रिया। मैं आपको भी और अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यू की एक समय सीमा होती है। हमारा 15-20 मिनट का इंटरव्यू होता है, मगर हर एक इंटरव्यू ये जो वैष्णवी जी के ऊपर आधारित था, ये आधा घंटा या आधा घंटे से ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि हर एक जो इंसान उनसे जुड़ा हुआ है उनके पास इतनी कहानियां हैं कहने को, इतनी कहानियां हैं कहने को, कि ये समय सीमा जो है ये बिल्कुल कम पड़ जाती है। तो दर्शकों, ये थे AK रैना जी, जिन्होंने हमें और बताया हमारे प्यारे नेता के बारे में। अब आपको ये पता है कि आपको 24 अगस्त को 10:30 बजे अभिनव थिएटर के राइटर्स क्लब में आना है, आने की शिरकत करनी है, क्योंकि उस दिन हमारे प्यारे नेता का 98th बर्थ एनिवर्सरी है। और साथ में आपको अब ये भी पता है कि राइट न्यूज़ की ये मुहिम है कि हम ये पूरा महीना डेडिकेट कर रहे हैं हमारे प्यारे नेता को, अमरनाथ वैष्णवी जी को। इसी के साथ मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज़ पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और एक और बात, जयकारा हर हर महादेव।